नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के किसान तीनों कृषि कानूनों के समर्थन में आगे आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान राज्य में कई विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने गोवा जिला पंचायत चुनाव में अच्छी बढ़त बनाई। भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान के बीच चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर त्रिपक्षीय कार्य समूह की बैठक आज होगी। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.98% हुई और जापान और दक्षिण कोरिया ने कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए एहतियाती कदम उठाए। दोपहर समाचार में अलका सिंह के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड के किसानों ने नए कृषि कानूनों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने कल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से नई दिल्ली में मुलाकात की। श्री तोमर ने कृषि कानूनों का समर्थन करने के लिए किसानों का धन्यवाद किया। संवाददाताओं से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों ने कानूनों को समझ लिया है और उनके पक्ष में अपने विचार व्यक्त किए हैं। भारत सरकार की ओर से ऐसे सभी किसान भाइयों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। उन्होंने कृषि सुधार बिलों को समझा, उसके बारे में अपनी राय दी और अपना समर्थन व्यक्त किया। इसके लिए मैं भारत सरकार की ओर से सभी किसान भाइयों का आभार प्रकट करता हूं। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे भी बैठक में मौजूद थे। ये किसानों का तीसरा प्रतिनिधिमंडल है जिसने श्री तोमर से मुलाकात कर कृषि कानूनों के प्रति समर्थन व्यक्त किया है। इससे पहले हरियाणा के किसानों के 2 प्रतिनिधिमंडलों ने श्री तोमर से मुलाकात कर नए कृषि कानूनों के प्रति समर्थन जताया था। हरियाणा के भारतीय किसान संघ मानगुट के प्रमुख गुणी प्रकाश के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने श्री तोमर को कृषि कानूनों के प्रति समर्थन का पत्र सौंपा था और सरकार से मांग की थी कि वह इन कानूनों को जारी रखे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आंदोलन कर रहे किसानों की आशंकाओं को दूर करते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में प्रतिगामी कदम उठाने का कोई सवाल ही नहीं है। एक समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र किसानों के हित में कदम उठा रहा है और सरकार उनकी बातें सुनने के लिए सदैव तैयार है। श्री सिंह ने ये भी कहा कि हमारी उपज और खरीद दोनों ही भरपूर रही है और हमारे खाद्यान्न भंडार भरे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि किसानों के आंदोलन का फायदा उठाने की कोशिश करने वाले राष्ट्र विरोधी टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली और महाराष्ट्र में दंगों में शामिल होने के आरोप में जेल में बंद लोगों को छोड़ने की मांग कैसे उठाई जा सकती है। बिहार के पटना में बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में किसान चौपाल सम्मेलन में उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग किसान आंदोलन में शामिल हो गया है, लेकिन सरकार इन लोगों की मंशा पूरी नहीं होने देगी। भारत सरकार किसानों का बहुत सम्मान करती है। नरेंद्र मोदी जी किसानों का बहुत सम्मान करते हैं और देश के किसान भी मोदी जी का बहुत सम्मान करते हैं। हर जगह हम जीत रहे हैं, लेकिन अगर किसानों के आंदोलन के आड़ में भारत को तोड़ने वाले लोग, टुकड़े टुकड़े लोग पीछे होकर आंदोलन के कंधे से गोली चलाएंगे तो उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ये भी हम बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं। खरीफ विपणन सत्र 2020-21 में सरकार द्वारा वर्तमान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीफ फसलों की खरीद जारी है। उपभोक्ता कार्य और खाद्यान्न और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात और अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में धान की खरीद सुचारू ढंग से चल रही है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में पिछले साल 309,57,000 मैट्रिक टन धान की खरीद के मुकाबले इस साल 12 दिसंबर तक 374,81,000
60,000 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई, जो पिछले साल की तुलना में 21.07% अधिक है। सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 12 दिसंबर तक 829 करोड़ 57 लाख करोड़ रुपए एमएसपी मूल्य की मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की खरीद की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात का दौरा करेंगे और राज्य में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क भी शामिल है, जिसकी स्थापना कच्छ जिले में भारत पाकिस्तान सीमा के पास खावड़ा गांव में की जा रही है। इसके अलावा वे खारे पानी को साफ करने के एक संयंत्र, सरहद डेयरी के पूरी तरह स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र और पैकेजिंग संयंत्र का भी शुभारंभ करेंगे। गुजरात के पर्यटन मंत्री वासान भाई अहीर ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित इस पार्क में सौर और पवन ऊर्जा से 30 गीगावाट बिजली का उत्पादन होगा। गोवा में जिला पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 12, कांग्रेस 2, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी 1 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 5 सीटें जीती हैं। गोवा में आज सवेरे से 48 जिला पंचायत क्षेत्रों की मतगणना जारी है। गोवा में 50 जिला पंचायत क्षेत्र हैं, जिनमें से 48 क्षेत्रों में चुनाव कराए गए। नवलिम क्षेत्र में प्रत्याशी की मौत के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया, जबकि सांकोले में भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिया गया। गोवा राज्य चुनाव आयोग ने कहा है कि उत्तर गोवा जिले में 58.43% और दक्षिण गोवा जिलों में 55% मतदान हुआ था। कुल 2,27,916 पुरुष और 2,21,972 महिला मतदाताओं ने बैलेट मतपत्र से अपने वोट डाले। केरल में स्थानीय निकाय चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है। इसमें बड़ी संख्या में मतदाता भाग ले रहे हैं। 11 बजे तक 4 जिलों मल्लापुरम, कोझिकोड, कन्नूर, कासरगोड में लगभग 34% मतदान होने की खबर है। आज सुबह से ही मतदाता मतदान केंद्रों पर कतारों पर लगकर अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि विभिन्न राज्यों में हाल ही में हुए चुनावों के परिणाम ये दर्शाते हैं कि लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और नीतियों पर भरोसा है। चाहे बोडल का असम का मामला हो, अरुणाचल का हो, राजस्थान का हो, हैदराबाद का हो, बिहार का हो, मध्य प्रदेश, यूपी, गुजरात, मणिपुर, कहीं भी जाओ बीजेपी बढ़ रही है, कांग्रेस समाप्ति पर है। ये इस चुनाव का मतलब है कि लोगों का मोदी जी के नेतृत्व पर और नीति पर विश्वास है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 2021-22 के बजट को लेकर आज नई दिल्ली में शीर्ष उद्योगपतियों के साथ बजट पूर्व चर्चा कर रही हैं। इसमें वित्त सचिव डॉक्टर A.V. पांडे, आर्थिक कार्य विभाग के सचिव तरुण बजाज और मुख्य आर्थिक सलाहकार K.V. सुब्रमण्यम सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि पिछले कई वर्षों से वित्त मंत्रालय वार्षिक बजट संसद में पेश करने से पहले उद्योग और वाणिज्य संघों, व्यापारिक तथा निर्यात संगठनों के साथ विचार विमर्श कर उनकी सलाह लेता रहा है।
देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 30,605 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग 95% हो गई है। अब तक 93,88,159 रोगी ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 27,071 नए रोगियों की पुष्टि हुई है, जिससे देश में अब तक संक्रमित हुए कुल रोगियों की संख्या बढ़कर 98,84,100 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 336 संक्रमितों की मौत होने से मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 1,43,355 हो गई है। वर्तमान में कुल 3,52,586 सक्रिय मामले हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि कल 8,55,157 नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही जांच किए गए नमूनों की संख्या बढ़कर 15,45,66,990 हो गई है। बिहार में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर में सुधार हुआ है और ये बढ़कर 97.32% हो गई है। ये राष्ट्रीय औसत से 2.39% अधिक है। राज्य में उपचाराधीन रोगियों की संख्या में भी लगातार कमी हो रही है। राज्य में अब तक 2,36,737 रोगी ठीक हो चुके हैं। गुजरात में कल कोविड के 1,175 नए मामले सामने आए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.33% हो गई है। गुजरात में कोविड-19 संक्रमण के अब तक 2,27,683 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2,10,214 मरीज ठीक हो चुके हैं। कल 1,347 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक 86,69,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। संक्रमण के सबसे अधिक 247 नए मामले कल अहमदाबाद में दर्ज हुए, जबकि सूरत में 172 मामले सामने आए। कल 11 मरीजों की मृत्यु के साथ राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 4,171 हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। त्रिपुरा में कोविड महामारी से पीड़ित रोगियों की संख्या में कमी आ रही है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 320 रह गई है। अब तक कुल 33,038 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई, जिनमें से 32,319 स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 23 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 32 रोगियों के स्वस्थ होने की खबर है। राज्य में महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.89% हो गई है। मिजोरम में भी कोविड रोगियों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। अब तक 3,847 लोग इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं और राज्य में ऐसे रोगियों की संख्या 186 रह गई है। पिछले 24 घंटे में 5 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 8 रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 4,040 हो गई है। कोविड से स्वस्थ होने की दर 95.20% हो गई है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 384 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,78,000 से अधिक हो गई है। कल 631 रोगियों के ठीक होने के साथ ही राज्य में स्वस्थ होने की दर 96.8% हो गई है। राज्य में अब तक 2,69,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 3 और रोगियों की मौत होने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,496 हो गई है। इस समय राज्य में 7,000 से अधिक लोगों का उपचार चल रहा है। तमिलनाडु में कोविड महामारी के दौरान बंद किए गए समुद्र तटों को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। इन्हें इस साल मार्च के अंत में कोरोना के कारण बंद कर दिया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि कोविड-19 टीकाकरण अभियान के पहले चरण में बिहार को 7 लाख और दूसरे चरण में 1 करोड़ टीके उपलब्ध कराए जाएंगे। पटना में स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ टीकों की आपूर्ति की समीक्षा करते हुए श्री चौबे ने राज्य में कोविड टीकों की आपूर्ति और भंडारण की तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया। प्रतिदिन 100 लोगों को हम डोज दे पाएंगे और उसमें पहला हमारा होगा कोविड वॉरियर्स, चिकित्सा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और भी जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, और दूसरा जो फ्रंट लाइन वर्कर है, चाहे वो पुलिस के जवान हो, कप्तान हो, सेना के लोग हो, ऐसे लोगों के लिए। और फिर 60 से ऊपर वाले का अगर कोई बीमारी है, 50 से ऊपर वाले का भी अगर उसका होगा तो उसकी श्रेणी बनाई गई है। तो यानी कि वैक्सीन सबको मिलेगा। 120 करोड़ 35 करोड़ का ये देश है, तो हमें उसकी तैयारी भी करनी है और साथ साथ सबको वैक्सीन भी आवश्यकता उनको देना भी है।
आकाशवाणी से बातचीत में स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने कहा है कि सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करने के दौरान लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। 3 चीजें, मास्क पहनिए, ट्रैवल करने जा रहे हैं तो अपने मास्क को बिल्कुल ध्यान से पहनिए, आपका नाक और मुंह दोनों ढका होना चाहिए, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करिए। जब भी आप ट्रैवल से उतरें अपने हाथों को जरूर धोएंगे, पता नहीं कितनी जगहों को जब आप ट्रैवल कर रहे थे कितनी सारी चीजों को छू के आप उतरे हैं। तब तक आप अपने मुंह में हाथ मत डालें, नाक में हाथ मत डालें, हो सके तो आप उस दौरान खाना या वो सब ना खाएं, पानी वगैरह, हो सकता है उसमें से कोई ट्रैवल कर रहा हो उसको कोरोना हो तो वही शायद आपके अंदर सांसों के द्वारा जाएगा। तो यदि ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखेंगे तो आप ठीक रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार ने कोविड महामारी से कारगर तरीके से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल परिसंघ फिक्की के वार्षिक सम्मेलन को वर्चुअल तरीके से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महामारी के दौर में सरकार ने जरूरतमंद लोगों को वित्तीय सहायता और खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई। This pandemic has also proven that India has always been futuristic and has believed in finding permanent solutions to the problems. World over, there has been serious and sincere effort to make a COVID-19 vaccine as early as possible. India too made a swift development in this regard. Today, after only 10 months, vaccines are in their final stage of development to be produced in India. श्री सिंह ने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम से गरीबों, मजदूरों और छोटे कारोबारियों को कोविड महामारी के असर से मुक्त कराने के लिए राहत सहायता उपलब्ध कराई गई, जिससे उन्हें महामारी के दुष्प्रभाव से बचने में मदद मिली। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान देश के इतिहास में ऐसा निर्णायक दौर है जब अनेक ऐतिहासिक फैसले किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत विश्व में विनिर्माण का केंद्र बन गया है। उन्होंने व्यावसायिक समुदाय से भारत में निवेश करने का आग्रह किया। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस से अच्छी तरह से निपटा जा रहा है। आज नई दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय कोरोना वायरस लघु फिल्म महोत्सव को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि जनवरी में ही प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कोरोना महामारी की पहचान कर ली गई थी और उन्होंने इसे नियंत्रित करने तथा स्थिति को सामान्य बनाने के लिए पूरे वर्ष उत्साहपूर्वक काम किया। कोरोना का संकट अब जाएगा क्योंकि दवाई मिली है। आज से ही अमेरिका में वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, हमारे यहाँ भी जल्दी आएगा। हमें पता है देश के 4 वैक्सीन तैयार हो रहे हैं, तो शायद महीने भर में आएगा। लेकिन एक नया भी ख्याल करने की जरूरत है। एक बार वैक्सीन लिया तो हम फ्री हो गए, कहीं भी जाएंगे कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं है। एंटीबॉडीज तैयार होने को दूसरा डोज भी लेना पड़ता है और उसके बाद भी 28 दिन यानी दोनों मिलकर 2 महीने पहला वैक्सीन लेने के बाद भी हमें खुद की तंदुरुस्ती का ख्याल रखना पड़ेगा। आप फ्री नहीं हो गए संकट से। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा आज कोविड-19 को लेकर आयोजित की जाने वाली बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें वहां तेजी से फैल रहे संक्रमण की रोकथाम के लिए पर्यटन में दी जाने वाली छूट के कार्यक्रम पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि श्री सुगा राजधानी टोक्यो और नोबुआ शहर में पर्यटन पर अस्थायी रूप से रोक लगा सकते हैं। दक्षिण कोरिया ने राजधानी सोल और उसके आसपास के इलाकों में कोविड महामारी के जबरदस्त फैलाव को देखते हुए कल से सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं। राजधानी सोल में स्कूलों की कक्षाओं का आयोजन इस महीने के अंत तक ऑनलाइन किया जाएगा। ये कदम उचित दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए उठाया गया है, जिनके उल्लंघन से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। स्कूलों का बंद किया जाना एक ऐसा कदम है जिससे एशिया की इस चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ सकती हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। उत्तराखंड के किसान तीनों कृषि कानूनों के समर्थन में आगे आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान राज्य में कई विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने गोवा जिला पंचायत चुनाव में अच्छी बढ़त बनाई। भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान के बीच चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर त्रिपक्षीय
कार्य समूह की बैठक आज होगी। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.98% हुई और जापान और दक्षिण कोरिया ने कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए एहतियाती कदम उठाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। देखते हैं हम सपने तो सिर्फ उड़ान भरने के, बाज की तरह ऊंचाइयों पर उड़ते हुए नजर चौकन्नी रखते हैं हम। सीमाओं की रक्षा हमारा लक्ष्य, हम है भारतीय वायुसेना, ऊंची उड़ानों के प्रतीक। भारतीय वायुसेना में भर्तियां 1 दिसंबर 2020 से प्रारंभ। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करें। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान के बीच चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर त्रिपक्षीय कार्य समूह की पहली बैठक आज वर्चुअल माध्यम से होगी। विदेश मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि चाबहार का पारगमन बंदरगाह के रूप में उपयोग करने में उज्बेकिस्तान ने जो रुचि दिखाई है, भारत उसका स्वागत करता है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इससे क्षेत्र के व्यापारियों और कारोबारी समुदाय के लिए नए आर्थिक अवसरों के द्वार खुलेंगे। उज्बेकिस्तान सहित अन्य मध्य एशियाई देशों ने भी इस बंदरगाह का उपयोग करने में रुचि दिखाई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत इस संबंध में क्षेत्र के अन्य देशों के साथ निकट सहयोग करना चाहता है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान वे कल विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल के साथ भी आधिकारिक बैठक करेंगे। श्री राव बृहस्पतिवार को बेंगलुरु जाएंगे और कर्नाटक के मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। भारत और ब्रिटेन 2004 से अपनी रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत विभिन्न मुद्दों और आपसी सहयोग पर नियमित रूप से उच्च स्तरीय बातचीत करते आ रहे हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्ष की प्रमुख झलकियों की वार्षिक श्रृंखला ईयर एंडर 2020 प्रस्तुत कर रहा है। सरकार ने आयुष्मान भारत अभियान के माध्यम से देश के लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने की महत्वपूर्ण पहल की। प्रस्तुत है सरकार के आयुष्मान भारत अभियान पर एक रिपोर्ट। 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के शुभारंभ के साथ भारत ने अपने नागरिकों को सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया। यह दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज 50 करोड़ लाभार्थियों को उपलब्ध कराना है। नई दिल्ली में आरोग्य मंथन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आयुष्मान भारत नए भारत के क्रांतिकारी कदमों में से एक है। आयुष्मान भारत ने सिद्ध कर दिया कि जब भारत की सामूहिक ताकत अगर कहीं पर भी लग जाती है तो उसका लाभ और शक्ति बहुत व्यापक हो जाती है, विराट हो जाती है। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है और जो पहले असंभव था। यही कारण है कि बीते 1 वर्ष में करीब 50,000 लाभार्थियों ने अपने राज्य के बाहर दूसरे राज्यों में इस योजना का लाभ लिया। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 2 इकाइयों के माध्यम से सरकार देश में करोड़ों लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सस्ती और सुलभ बना रही है। अब तक 51,500 केंद्रों के साथ कार्यक्रम ने 1/3 लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। दिसंबर 2022 तक सरकार ने 1.5 लाख केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
आकाशवाणी से बातचीत में आयुष्मान भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर इंदु भूषण ने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने उपचार कराया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लगभग 1.5 करोड़ ट्रीटमेंट दिए गए हैं। करीब 25,000 अस्पताल इस योजना में शामिल हुए हैं। जहां तक कोरोना का संबंध है, योजना ने काफी मदद की है कोरोना के खिलाफ रिस्पॉन्ड करने में। जो टेस्टिंग और ट्रीटमेंट है उसको इस योजना में शामिल किया गया है। महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज मुंबई में शुरू हुआ, जिसमें सरकार की ओर से अनेक विधेयक, अध्यादेश और पूरक मांगे प्रस्तुत की गईं। सत्र के दौरान विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों को लेकर विरोध प्रकट किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने सरकार और विपक्ष को सत्र की अवधि 2 दिन की बजाय 7 से 8 दिन करने का सुझाव दिया है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने के इरादे से चर्चित शक्ति विधेयक को विधानसभा में रखा गया है। राज्य ने अनुपूरक मांगों के माध्यम से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में मराठा आरक्षण के खिलाफ दायर विभिन्न रिट याचिकाओं में नियुक्त स्पेशल काउंसिल्स को पेशेवर फीस का भुगतान करने के लिए 3 करोड़ रुपया का अतिरिक्त प्रावधान करने का निर्णय लिया है। सदन में अनुपूरक मांगों के रूप में कुल 21,992 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बीच विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरा है, जिसमें बीजेपी के गोपीचंद पडलकर ने डांगर समुदाय को आरक्षण देने की मांग की है। विपक्षी नेताओं ने मराठा समुदाय के खिलाफ आरक्षण की मांग को लेकर भी विरोध प्रदर्शन किया है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि मराठों को आरक्षण देने पर सरकार गंभीर नहीं है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। कर्नाटक में इस वर्ष सितंबर और अक्टूबर में 50 दिनों तक हुई भारी वर्षा और बाढ़ के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए 6 सदस्यों का अंतर मंत्रालयी दल कल बेंगलुरु पहुंचा। ये दल कलबुर्गी, विजयपुरा और उडुपी के प्रभावित क्षेत्रों का आज दौरा कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दल ने मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कल बातचीत की। पूरी तरह घर ढह जाने के लिए राज्य सरकार 5 लाख नुकसान भरपाई दे रही है। आंशिक रूप से घर क्षति हुई तो 3 लाख रुपए और घर के मरम्मत के लिए 50,000 दे रही है, जो एसडीआरएफ के प्रावधान से कई ज्यादा है। जून जुलाई में हुए नुकसान के लिए केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ से 577.84 करोड़ रुपए बाढ़ राहत राज्य को दी है और अब सितंबर अक्टूबर में हुए नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अध्ययन टीम भेजी गई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोहरा छाया रहा। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 22 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। श्रीनगर में दोपहर बाद अथवा शाम या रात को बादल घिर सकते हैं। न्यूनतम तापमान 0 से 1 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। अधिकतम 9 डिग्री के आसपास रहने के आसार हैं। जम्मू में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम 20 डिग्री के आसपास रह सकता है। शहर में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। लेह में शाम या रात में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। अधिकतम 11 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। गिलगित में शाम या रात में बादल घिर सकते हैं। तापमान 0 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में शाम या रात में बादल घिरने के आसार हैं। तापमान 0 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। समाचार कक्ष से नईम अख्तर। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों तथा महाराष्ट्र के अन्य भागों में पिछले 2-3 दिनों से बेमौसम बारिश हो रही है। मुंबई और उससे सटे ठाणे और नवी मुंबई में आज सुबह हल्की वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर पर बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से मुंबई में वर्षा हो रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड के किसान तीनों कृषि कानूनों के समर्थन में आगे आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान राज्य में कई विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने गोवा जिला पंचायत चुनाव में अच्छी बढ़त बनाई। भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान के बीच चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर त्रिपक्षीय कार्य समूह की बैठक आज होगी।
देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.98% हुई और जापान और दक्षिण कोरिया ने कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए एहतियाती कदम उठाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।